हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि हम आरोह पुस्तक के विभिन्न पाठ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो बच्चा, इसके जो गद्य पद्य के भाग है वो तो क्या है, जितने आपके पाठ्यक्रम में हैं वो अब तक हो चुके हैं। तो आप उन पाठ की व्याख्या है उसको समझो, सुनो और उसको पढ़ने की बिना मतलब सुने या बिना किसी चीज़ में देखे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने की कोशिश करो। तो जैसा कि बच्चों आज हम देखते हैं आपके गद्य भाग के शेखर जोशी जी के बारे में। शेखर जोशी जी की कहानी है गलता लोहा, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। तो हम सबसे पहले इनका देखते हैं कि साहित्य में क्या योगदान रहा। तो देखो बच्चों, अंतर की घुमड़ती वेदना को आँखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। तो दाजू इनका क्या है, एक कहानी संग्रह है। उस कहानी संग्रह से दो पंक्तियां ली गई हैं कि यानी हमारे मन में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें हमारे मन में चल रही होती हैं। हम क्या है, चाहे हमारे आस पड़ोस में, परिवार में, समाज में, तो उन बातों को लेके हमें क्या होता है, दुख का अनुभव होता है। अगर वही दुख आप अपने पास रख के यानी बिना रोए आप कोई भी निश्चय या डिसीजन लेते हो तो आपका गलत हो सकता है। क्योंकि उस टाइम क्या है, आप भावना में बह रहे होते हो। अगर आप इसकी बजाय ये करते हो कि आपकी आंखों से आंसू बह जाए और उसके बाद में आप जो भी डिसीजन लेंगे वो अधिक विवेकपूर्ण या सबके लिए अच्छा होता है। यानी सोच समझ के जो लिया गया डिसीजन होता है वो सबके लिए अच्छा ही होता है। तो देखो बच्चों, शेखर जोशी, तो इनका जन्म हुआ है 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में। तो अब है इनकी प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी, बीमार है। ये तो है इनके कहानी संग्रह। अब है एक पेड़ की याद, ये है इनका शब्द चित्र संग्रह और इन्हें सम्मान मिला था पहल सम्मान। अब बात आती है कि इनके जो साहित्य में या कौन से युग में ये रह चुके हैं या अपनी जो कहानियां हैं वो लिख चुके हैं। तो देखो बच्चों, पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। यानी उस समय बहुत सारे बदलाव हुए थे। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। यानी पहले क्या था, प्रेमचंद जी का युग था। उस समय जो कहानियाँ लिखी जाती थी वो समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी उन सबको देखकर लिखी जाती थी। लेकिन 1900 जैसे ही युग आया तो उस समय क्या था, थोड़ा सा कहानियों में क्या है परिवर्तन हुआ और इसी रंग ढंग में किसने कहानियाँ लिखी थी, शेखर जोशी ने। तो वो देखते ही देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई थी। यानी साहित्य के क्षेत्र में जितना लिखा जाता है, जैसे नाटक है, उपन्यास है, एकांकी है, संस्मरण है, शब्द चित्र है, इन सब के केंद्र में कौन आ चुकी थी, अब कहानियाँ आ चुकी थी। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। तो उस समय जितनी भी कहानियाँ लिखी गई थी उन्हें एक नाम दे दिया गया था नई कहानियाँ। इस आंदोलन के अंतर्गत बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। तो बच्चों, जो नई कहानियां आंदोलन एक समय चला था उसमें जो कहानियां लिखी गई प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो किसकी कहानियां थी, शेखर जोशी की। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। यानी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें क्या है, उतनी सुविधाएं नहीं मिलती। तो ऐसी जो जाति थी, ऐसे जो धर्म थे, वो क्या है, इन कहानियों के पक्ष में रहे थे। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान होता है। अब बात करते हैं कि शेखर जी की कहानियाँ
विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है, यानी उनके दूसरी भाषाओं में भी क्या अनुवाद हो चुका है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का भी निर्माण किया गया था। तो देखो बच्चों, अब है आपके पाठ में जो कहानी गलता लोहा, तो उस कहानी के अंतर में क्या बताया गया है। तो ये जो कहानी है कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। यानी उनकी जो कहानियाँ हैं उनमें दिखावा नहीं है बिल्कुल भी, और ना वो किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। वो क्या है, उसका वास्तविक अर्थ है या जो गंभीर अर्थ निकलता है उसे ही अपनी कहानी में दिखाते हैं। तो लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी यानी मेहनती किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। यानी इसमें किसके बारे में दिखाया गया, एक ब्राह्मण युवक है मोहन, जो क्या है बहुत ही मेहनती है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए क्या है बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और वो अंत में क्या दिखाते हैं, एक ऐसी परिस्थिति में चला जाता है जहाँ वो जातिगत जो भेदभाव है उसे भी भूल जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। तो ये जो है धनराम, ये क्या है, उसका सहपाठी रह चुका है, और वो लोहार यानी क्या है, वो लोहार जाति का है। आखिर यानी जहाँ पर लोहार लोग बैठकर काम करते हैं, तो इस तरह से वो क्या है अंत में उसके साथ मिलकर काम करता है। इससे क्या है, सामाजिक विधि निषेध है, यानी विधि निषेध है, यानी समाज में जैसे धर्म जाति को माना जाता है कि एक ब्राह्मण का लड़का एक लोहार के लड़के के साथ काम नहीं कर सकता, उससे अच्छे से बात नहीं कर सकता, क्यों, इससे उन्हें क्या है छोटापन महसूस होता है। लेकिन इस कहानी के अंत में यही दिखाया गया है कि ये दोनों मिलकर किस तरह से क्या है लोहारी का जो काम है उसे अच्छी ही अपनी कुशलता से करते हैं। तो मोहन का व्यक्तिगत जो है जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। यानी उस समय जो लोहा गल रहा है, यानी उस समय क्या है समाज में क्या है लोहा को क्या माना है, इसलिए समाज में माना है कि समाज में जो विचारों की दशा है वो क्या है अब बदल रही है, और जो जाति धर्म है इन सब से उठ कर क्या है सबकी सोच एक नया आकार ले रही है। तो बच्चों, इससे आगे वाले वीडियो में हम इस कहानी को अच्छे से अध्ययन करेंगे।